हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि क्लासेस में। तो साथियों, आज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए टॉपिक में ला रखा हूं, जिसे हम अनुसूची बोलते हैं, यानी कि अनुसूची या आप शेड्यूल के नाम से भी इसे जानते हैं। साथियों, इससे पहले मैंने पॉलिटिकल के काफ़ी ज़्यादा क्लास आपको दिए हुए, काफ़ी क्लासेस दी हुई हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद ये वीडियो में कोई भी आपको दिक्कतें ना हो। साथियों, जैसे आपको पता होगा, जब भारत का संविधान बना तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब बना था, तो उस समय भारत में 395 अनुच्छेद आपको पता होगा साथियों, उसके बाद 22 भाग और टोटल 8 अनुसूचियां थी। साथियों ध्यान दीजिएगा, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप कहोगे 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 क्या थे, हमारे अनुच्छेद थे। हालांकि अगर हम इसको A B C D करके अगर बांटे, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो टोटल 470 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। अब ये अनुसूचियां होती क्या हैं, पहले हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको आज पूरे 12 अनुसूचियां ट्रिक के साथ क्लियर करवाऊंगा, और जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आप लोगों से जो पूछे जाते हैं वो भी मैं आज यहाँ पे आपको क्लियर करवाऊंगा। तो साथियों, अंतिम तक वीडियो में बने रहेगा। जहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे क्लियर करा सके। तो देखिएगा, अनुसूचियां होती क्या है, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। अनुसूची और अनुच्छेद और भाग। अनुसूचियां किसे कहा जाता है? अनुसूचियां वह पार्ट होता है, यानी कि संविधान का वह शेड्यूल है या वह पार्ट है जिसको संविधान में चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, चेंज किया जा सकता है, बट उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता होगा भारत में कई सारे अभी अनुच्छेद हैं जिनको भारत सरकार नए कानूनों के साथ पुराने अनुच्छेद को समाप्त करके उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, तो हमारे एक वो नया अनुच्छेद बन जाता है। आपको पता होगा भाग भी, जैसे अभी 22 भाग हैं, भाग को भी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यह आपको क्लियर होना चाहिए। बट अनुसूचियां जो होती हैं, हम इनको बढ़ा तो सकते हैं बट घटा नहीं सकते, और घटाने का मतलब यह हो गया कि हम उस अनुसूची को क्या कर दें, यहां पे समाप्त कर दें। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची का मुख्य कार्य होता है, इसको समाप्त नहीं किया जाता। मतलब कोई ऐसा नियम है जिसको हम समाप्त नहीं करते हैं, तो उसको हम किसके अंतर्गत डालते हैं, अनुसूचियों के अंतर्गत। पहला पॉइंट तो इसको क्लियर कीजिएगा। अब बात करते हैं 12 अनुसूचियों की। तो 12 अनुसूची में फर्स्ट हम बात करेंगे पहले अनुसूची की, कि पहला अनुसूची क्या बोलता है। पहला अनुसूची बोलता है कि भारत के अंतर्गत 28 राज्य जो वर्तमान में है, हाँ उसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्य बढ़ेगा या फिर घट सकता है, लेकिन राज्य होगा भारत, मतलब एक देश के अंतर्गत। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और आपको पता होगा देश की एक राजधानी। तो आपसे पूछा जाता है कि पहले अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। तो पहले अनुसूची के अंतर्गत पहला आपका 28 राज्य। ये आपको मैं सभी एग्जामों के लिए क्लियर करवा रहा हूं, जो भी आपके आगामी एग्जाम्स आने वाले हैं वो सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो जाएंगी। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता होगा साथियों अभी हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और एक राजधानी। आपको पता होगा साथियों कि अभी हमारी एक राजधानी, यानी कि भारत की एक राजधानी कहां है, दिल्ली में है, तो भारत की एक राजधानी होनी चाहिए। यह कौन बोलता है, आपका पहला अनुसूची। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अनुसूची क्या बोलती है आपको, कि भारत के अंतर्गत वर्तमान में जो स्थिति है, यानी कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और एक भारत की क्या होनी चाहिए, राजधानी होनी चाहिए। ये कौन बोलता है साथियों, पहली अनुसूची। मैं अभी आपको 12 अनुसूची क्लियर करवा रहा हूं यहां पे। ध्यान दीजिएगा, 395 जो आपके अनुच्छेद हैं उसको हम बाद में क्लियर करवाएंगे, जब आपको संविधान के मूल अधिकार या फिर संविधान के भाग जब हम आपको पढ़ाएंगे 22 भाग, तो उसमें आपको अनुच्छेद को भी लेके चलेंगे। आप अंतिम तक बने रहेगा वीडियो में, ताकि आपको सारे पॉइंट यहां पे एक एक करके क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, उसके बाद अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो यहां पे क्या है साथियों, वेतन भत्ते। ध्यान दीजिएगा, काफी पूछा जाता है कि वेतन भत्ते किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा,
दूसरा अनुसूची क्या बोलता है, भारतीय संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण पद है, यानी कि हम लोग जब सरकारी नौकरी लगते हैं, आपको पता होगा साथियों कि भारत सरकार द्वारा एक दिन भी अगर आप भारत सरकार के अंतर्गत जॉब करते हैं तो आपका एक दिन का भी वेतन क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये कौन बोलता है, हमारा सेकंड शेड्यूल, यानी कि दूसरी जो अनुसूची है वो कहता है कि अगर आप भारतीय संविधान के एक हिस्से, यानी कि एक, और आप क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के भाग या भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं या फिर सरकारी जॉब करते हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। जैसे आपको पता होगा राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, जितने भी बड़े उच्च पदाधिकारी होते हैं हमारे, या फिर उससे निम्न जितने भी हमारे अधिकारी होते हैं या फिर कर्मचारी होते हैं, उनको वेतन भत्ता देने का जो पूरा प्रावधान दिया गया है साथियों, वह किसमें दिया गया, आपका सेकंड यानी कि दूसरे अनुसूची में। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि अनुसूची का तात्पर्य क्या है, जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं या फिर घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया, राज्य देश के अंतर्गत होना चाहिए, राजधानी देश के अंतर्गत होना चाहिए, एक राजधानी होती है, आपको पता होगा। वैसे ही दूसरा अनुसूची यानी कि जिसमें हर कर्मचारी को या फिर हर उच्च अधिकारी को या जितने भी हमारे बड़े उच्च पदाधिकारी हैं उनको वेतन और भत्ता दिया जाता है साथियों। उसके बाद है तीसरा अनुसूची क्या बोलता है कि जितने भी संविधान के अंदर का जो पद हैं जिसमें शपथ दिए जाते हैं, यानी कि जो भी संविधान में जो भी पद निर्धारित किए गए उच्च पदाधिकारी, उनको क्या देना, शपथ देना। आपको पता होगा साथियों कि भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, या फिर हम कर्मचारियों की बात करें, या फिर साथियों हम सेना में आप देखते हैं कि कसम पीरियड शपथ ग्रहण होता है, वहां पे शपथ समारोह होता है। तो हर एक संविधान के जो भी कर्मचारी यानी कि जो भी सरकार के अंतर्गत जो कार्य करते हैं उनको क्या दिया जाता है, यहाँ पे शपथ दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 अनुसूची मैंने आपको क्लियर करा दिया। पहले अनुसूची 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राजधानी। दूसरा मैंने आपको बताया कि वेतन और भत्ते। साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको सारे पॉइंट में महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहेंगे इसके, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। बस आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको यहाँ पे याद करना है। याद करने का तरीका मैं आपको लास्ट टाइम पे बताऊंगा कि आपको ये 12 अनुसूचियां कैसे याद करनी है। तो देखिएगा साथियों, उसके बाद मैंने आपको बताया कि तीसरा जो अनुसूची है ये शपथ का कार्य बताता है कि शपथ कैसे लेना है आपको और शपथ किस तरीके से आपको दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको तीसरी अनुसूची में बताया जाता है। उसके बाद है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या बोलता है साथियों, राज्य केंद्र के बीच में सीटों का आवंटन। आपको पता होगा साथियों, जितने भी हमारे केंद्र के अंदर यानी कि लोकसभा सीट है अभी 545 सीट है, या फिर राज्यसभा में 245 सीट है, और आपको पता होगा हर राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र होता है, तो विधानसभा में कितनी सीटें होंगी। तो इन सीटों का बंटवारा करना और सीटों को किस तरीके से निर्धारित करना, ये सारी जो जानकारियां दी गई है साथियों, यह किसमें दी गई है, चौथे अनुसूची में। हम इसको क्या कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र की सीटों के बीच में संबंध, यानी कि सीटों का भी संबंध कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं केंद्र व राज्य के बीच सीटों का बंटवारा, यानी कि सीटों का आवंटन करना। किस तरीके से आपको हर राज्य के अंदर का सीट निर्धारित करनी है। आपको पता होगा अभी 2026 तक भारत सरकार के द्वारा, यानी कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि 2026 तक अभी जो लोकसभा में सीट है और राज्यसभा में जो सीट है इनमें मतलब इनकी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अभी आपको पता होगा हमारा नया संसद भवन बना हुआ है, तो इसमें अब जो नए सीटें आवंटित की जाएंगी वो 2026 के बाद किया जाएगा। तो ये सारी जो जानकारियां होती है साथियों, ये किसमें होता है, आपका चौथे अनुसूची के अंतर्गत। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद है पांचवा क्या बोलता है साथियों, SC, ST, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक मुख्य रूप से आरक्षण का प्रावधान। आपको पता होगा जब देश आजाद हुआ था हमारा, तो उस समय भारत में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा दिक्कत अगर हम माने तो साथियों ये था जात का, या फिर हम कह सकते हैं आरक्षण का। बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली थी, क्योंकि उस समय देश तो आजाद हो चुका था, बट भारत में जो लोग रह रहे थे वो एक अशिक्षित थे, यानी कि अशिक्षित होने के कारण कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजातियां थी, इनमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी, जिसके कारण
छठी अनुसूची में बताया, सॉरी 5वीं अनुसूची में बताया गया कि भारत में जो एससी कैटेगरी है या फिर एसटी कैटेगरी है, इनके लिए क्या किया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इस पॉइंट को भी क्लियर कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे छठे अनुसूची की, तो छठे अनुसूची में क्या कहा गया है? छठा अनुसूची बोलता है कि जितने भी हमारे पूर्वांचल राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी उस समय, अभी तो हमारे वहां 7 पूर्वांचल राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं साथियों, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो उस समय पूरे 7 राज्य नहीं थे वहां पे उस समय मात्र 4 राज्य थे जिन्हें एक महत्वपूर्ण दर्जा देना था, जिससे के कारण आपको पता होगा उस समय वहां पे बांग्लादेश खैर अभी 1971 में आज़ाद हुआ था, लेकिन वह पाकिस्तान का हिस्सा था। उसके बाद आपको पता होगा बगल में म्यांमार था, या फिर ऊपर से आपको पता होगा चाइना था। तो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी साथियों, जिसके कारण भारत के जो पूर्वांचल 4 राज्य थे, इनको क्या दिया गया, एक आरक्षण के प्रावधान में, यानी कि एक आप ये कह सकते हैं कि इनको थोड़ा सा मुख्य दर्जा दिया गया, जिससे कि ये काम कर सके। अब ये 4 राज्य कौन कौन से थे, इसको हम यहां पे लिखते हैं। पहला तो लिखिएगा मिजोरम के बाद लिखिएगा साथियों मेघालय, और उसके बाद है त्रिपुरा, और उसके बाद है साथियों असम। तो साथियों यहां पे जो 4 राज्य थे हमारे, इन 4 राज्यों को एक मुख्य दर्जा दिया गया, यानी कि एक कह सकते हैं आपकी राज्य को कुछ अलग से आरक्षण दिए गए, या फिर मुख्य इनको दर्जा दिया गया, जिसमें कि यहाँ पे जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, यहां पर ज्यादा ध्यान दे सके। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है कि अनुसूची 6 के अंतर्गत कितने राज्यों को मुख्य, मतलब कितने राज्यों को अनुसूची 6 में जोड़ा गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता आपसे। तो ध्यान दीजिएगा कि छठे अनुसूची के अंतर्गत भारत के, यानी कि पूर्वांचल जो राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये 4 राज्यों को क्या किया गया साथियों, ये हमारे छठी अनुसूची में जोड़ा गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वांचल राज्य, तो पूर्वांचल राज्य अभी 7 राज्य हैं, लेकिन 7 राज्यों में से मात्र 4 राज्य ऐसे हैं जिनको छठी अनुसूची में क्या दिया गया साथियों, छठी अनुसूची में क्या दिया गया, इनको जगह दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, वह है साथियों 7वां अनुसूची। 7वां अनुसूची क्या है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ध्यान दीजिएगा, शक्तियों का बंटवारा। अब इस पॉइंट को कैसे क्लियर करना आपने, मैंने कहा आपको 7वां अनुसूची क्या बोलता है, केंद्र व राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं, आपको पता होगा कई सारे जो शक्तियां हैं वो राज्य के पास है और कुछ शक्तियां हमारे केंद्र के पास है। जैसे आपको पता होगा डिपार्ट, इसको हम डिपार्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कई सारे डिपार्ट, जैसे राज्य पुलिस होते हैं हमारे, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं, राज्य के अंतर्गत काम करते हैं। उनकी सैलरी बेस सारी चीजें कहां से बनती है, राज्य के अंतर्गत बनती है। या फिर हम केंद्र की बात करें, जैसे हमारी आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी, या फिर हमारी जो आर्मी है, ये किसके अंतर्गत काम करती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। इनका पूरा सैलरी बेस कहां से बनता है, केंद्र सरकार से बनता है। क्या आपने कभी ये सुना होगा ना, भारतीय सेना करके आपने सुना होगा या देखा होगा, भारतीय सेना, जैसे आप आर्मी का वर्दी देखते हैं तो उसमें भी लिखा होता है भारतीय सेना। क्या कभी आपने सुना कि राज्य सेना करके, उत्तराखंड सेना, यूपी सेना, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। तो इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य और केंद्र है, केंद्र की जो डिपार्ट है वो केंद्र के अंतर्गत काम करेंगे, और जो राज्य की डिपार्ट है वो राज्य के अंतर्गत काम करेंगे। जैसे आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया जल विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो आपका राज्य के अंतर्गत आता है। आपसे पूछेगा पुलिस विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो यह राज्य के अंतर्गत आता है। या फिर आपसे पूछेगा बिजली विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो यह राज्य के अंतर्गत आता है। वैसे हमारे केंद्र में है, केंद्र में आपको पता होगा रेल विभाग किसके अंतर्गत, जब भारतीय रेल, जहां पे भारतीय लिखा होगा तो समझ जाना आप लोग कि यह केंद्र सरकार का डिपार्ट है। जैसे बैंकिंग हो गए, सारे बैंक किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। या फिर आपने सुना होगा
भारतीय रेल के नाम से सुना होगा, या फिर आपने अभी एक हमारे पैरामिलिट्री फोर्स होती है साथियों, आपको पता होगा 6 पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल और सीआरपीएफ। ये जो हमारे 6 डिपार्ट है पैरामिलिट्री फोर्स के, वह भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इसके लिए 3 अनुसूचियां बना रखी, यानी कि 3 सूचियां बना रखी हैं। ये 3 सूची में क्या है, पहला है केंद्र सूची, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सूची, उसके बाद है राज्य सूची और उसके बाद है समवर्ती सूची, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कौन सी सूचियां हैं, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में क्या आता है, मतलब केंद्र सूची के अंतर्गत कितने विभाग या फिर कितने डिपार्ट या फिर कितनी शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो 100 ऐसी शक्तियां हैं जो किसके पास है, हमारे केंद्र सरकार के पास है। या फिर अभी अगर थोड़ा संशोधन कर लिया जाए या इससे पहले अगर हम बात करें 2022 तक, तो 98 जो सूचियां थी वह किसके पास थी, केंद्र सरकार के पास। अगर वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो 100 ऐसी सूचियां हैं जो किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास, यानी कि 100 डिपार्ट ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 60 हमारे राज्य सूची के अंदर, यानी कि राज्य के पास क्या है, शक्तियां, यानी कि राज्य के पास 60 ऐसे डिपार्ट हैं जो सिर्फ राज्य के पास है। हालांकि इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो 58 डिपार्ट जो था वह किसके पास था, आपका राज्य के पास था। अगर वैसे पूछा जाए समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में टोटल 52 यानी कि 52 ऐसे डिपार्ट हैं जो समवर्ती मतलब सम, यानी कि दोनों जगह, केंद्र में भी प्लस राज्य में भी। तो केंद्र में भी और राज्य में भी ये क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा 60 ऐसे विभाग है जिसमें सिर्फ राज्य कानून बनाएगा, 100 ऐसे विभाग है जो सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, और 52 ऐसे विभाग हैं जिसमें केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। दोनों के मर्जी से यह क्या बन सकता है, कानून बन सकता है। जैसे आपको पता होगा भी एक पॉइंट यहां पे पूछा गया था, जनसंख्या गणना या फिर जनगणना भी कह सकते हो इसको। जनगणना अभी केंद्र सूची के, केंद्र सरकार के अधिकार में है, लेकिन आपको पता होगा कई राज्य ऐसे हैं, जैसे बिहार में जाएंगे आप तो वहां पे जाति जनगणना कर रहे हैं, या फिर राजस्थान में जाएंगे तो वहां पे एक कहा जाता है कि जलीय जनगणना हो रही है। तो ये अलग अलग रूप से जनगणना किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि जो जनगणना का विभाग है वह या तो केंद्र के पास या राज्य के पास, ये पूछेगा। लेकिन अब जो जनगणना वाला जो विभाग है, यानी कि जनसंख्या जो विभाग है, वह किसके पास है, समवर्ती के पास है। यानी कि आप केंद्र भी बना सकती है इसमें कानून और राज्य भी बना सकती है। आपको पता होगा अभी यूपी में एक प्रावधान दिया गया है कि 2 बच्चे से ज्यादा लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, या फिर आपको अभी एक कानून बनाया गया जिसमें सिर्फ एक परिवार से 2 बच्चे पैदा होंगे। तो ये कंडीशन बनाई गई है। अब ये राज्य की बात है, तो लेकिन कुछ चीजें किसके पास होती है, केंद्र के पास। तो राज्य और केंद्र दोनों इसमें क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं साथियों। तो आपने इतना ध्यान देना है कि राज्य के अंतर्गत कैसे कार्य होते हैं और केंद्र के अंतर्गत कैसे कार्य होते हैं। उसके बाद है साथियों 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची क्या, हमारा भाषा। ध्यान दीजिएगा, 8वीं अनुसूची क्या, हमारी भाषा। अभी आपको पता होगा मूल संविधान में टोटल कितनी भाषाएं थी, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मूल संविधान में टोटल कितनी भाषाएं थी, हमारी 14 भाषाएं थी। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। उसके बाद सिंधी को जोड़ी गई, पता होगा आपको, सिंधी को जोड़ी गई, सिंधी, शायद सिंधी को जोड़ा गया था एक, फिर उसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, फिर उसके बाद 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, यानी कि 14, 15, 15, 3, 18 और 18, 4, 22। अगर आपसे वर्तमान में कितनी भाषाएं पूछेगा, यानी कि वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो 22 भाषाओं को जोड़ी गई है। ये बात भी आप लोग क्लियर कीजिएगा। अब मैं ये 4 जो भाषाएं और ये 3 जो भाषा है और ये जो सिंधी जो एक भाषा है, इसको कब और कैसे जोड़ा गया, ये मैं आपको जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि कैसे, किस तरीके से भाषा जोड़ी गई है, इसका रीजन क्या था और इसे किस संविधान संशोधन और कौन से सन में इसको जोड़ा गया था। ये सारा पॉइंट मैं आपको संविधान संशोधन के अंतर्गत बताऊंगा साथियों। उसके बाद है 9वां अनुसूची। ध्यान दीजिएगा, 9वां अनुसूची क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन करना। अभी आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार 368, ध्यान दीजिएगा,
68 अनुच्छेद के तहत भारत सरकार क्या कर सकती है, किसी भी नियम को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। आपको पता होगा कि इससे पहले अभी ओबीसी का मामला चल रहा था कि ओबीसी जो कैटेगरी है उसको क्या किया जाए, दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। हालांकि फिर बाद में इसको संशोधन करके जोड़ दिया गया। और सबसे बड़ा मामला आपको पता होगा जीएसटी का, 2017 में हमारे भारत में जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 को। तो ये जीएसटी से पहले हमारे यहाँ 2 प्रकार के टैक्स होते थे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। तो इनको एक करके फिर क्या बना दिया गया, जीएसटी बना दिया गया 101वां संविधान संशोधन के तहत। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान को संशोधन करने के लिए यानी कि चेंज करने के लिए जो संशोधन किया जाता है यह किस शेड्यूल के अंतर्गत दिया गया है, तो यह दिया गया आपका 9वें में। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा आप कि संशोधन किस में किया जाता है, आपका संविधान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि नियमों को चेंज करना पड़ता है या फिर जो नियम है हमारे संविधान में उसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ये सारे जो फैक्ट हैं आपके वो किसके अंतर्गत है, अनुसूची 9 के अंतर्गत। उसके बाद 10 काफी महत्वपूर्ण है। 10 जो है हमारा वो है दल बदल कानून। आपको पता होगा कई राजनीति पार्टियां क्या करती हैं साथियों, एक दल से छोड़कर दूसरे दल में जाती है, दूसरे दल से छोड़कर तीसरे दल में जाती हैं और इससे क्या होता है कि कई बार सरकारें गिर जाती हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया था 1989 में कि अब जो ये दल बदल जो कानून बनाया गया है इस कानून के तहत क्या किया जाएगा कि 6 महीने से पहले, चुनाव होने के 6 महीने से पहले अगर कोई मंत्री या फिर कोई विधायक या फिर कोई एमपी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को अटेम्प्ट करता है तो ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद यानी कि 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को अटेम्प्ट करता है यानी कि किसी पार्टी में मिल जाता है तो उसकी जो सदस्यता होगी वो क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। तो 9वां अनुसूची हमको क्या बोलता है कि 10वां अनुसूची क्या बोलता है कि कोई भी जो सदस्य यानी कि जो लोकसभा सदस्य या फिर विधानसभा सदस्य हैं इनको पार्टी बदलने का यानी कि दल बदल करने का अधिकार सिर्फ 6 महीने तक है। 6 महीने के बाद ये दल बदल नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से ये दल बदल की प्रक्रिया करते हैं तो इन पे कौन सा कानून लगा दिया जाएगा, दल बदल का कानून लगा दिया जाएगा। तो साथियों ये हो गया आपका दल बदल। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, या जहां पे कोई भी पॉइंट छूटा हुआ या कहीं पे दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम उसको यहां पे क्लियर करा सकें। उसके बाद है 11वां अनुसूची। आपको पता होगा साथियों हमारे भारत में 3 प्रकार की सरकारें काम करती है। शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं यहां पे आपको बता दूं। भारत के अंतर्गत 3 सरकार काम करती है। एक तो आपको पता होगा लोकसभा या केंद्र सरकार भी कह सकते हैं हम इसको, केंद्र सरकार, और फिर एक है राज्य सरकार और एक है आपका पंचायती सरकार। पंचायती सरकार को भी एक संविधान का तीसरा अंग यानी कि इसको भी एक सरकार के रूप में क्या दिया गया है, मान्यता दिया गया। हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था साथियों। आपको पता होगा बलवंत समिति 1958 यानी कि 1958 में बलवंत समिति बनाई गई थी जिसमें बताया गया था कि पंचायती एक राज व्यवस्था होनी चाहिए जिसके लिए कि पंचायती व्यवस्था का जो ढांचागत है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो जिसके कारण मैं आपको इसको शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि आप जब मैं पंचायती सदस्य आपको यानी कि पंचायती व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो आपको दूंगा, नहीं तो बहुत लंबा चले जाएगा ये वीडियो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारे भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस पंचायती सरकार क्या करती है, काम करती है। अगर कोई नॉर्मल पूछे आपसे कि भारत के अंदर कितनी सरकारें काम करती है तो 3 सरकारें क्या करती है, आपकी काम करती है। तो ये जो पंचायती व्यवस्था है ये किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया अगर आपसे पूछेगा तो यह है आपका 11वां। ध्यान दीजिएगा 11वां अनुसूची कहता है कि भारत के अंतर्गत एक पंचायती व्यवस्था होगी और यह पंचायती व्यवस्था कब शुरू हुई अगर आपसे पूछता है तो 24 अप्रैल 1993 को। ध्यान दीजिएगा आपको पता होगा 24 अप्रैल को पंचायती दिवस बनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती व्यवस्था की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो साथियों 11 अनुसूचियां मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दिया है। एक बार फिर मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक अनुसूची और बचा है आपका जिसे हम बोलते हैं 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची क्या आपकी 12वीं अनुसूची क्या है तो यह है नगरीय व्यवस्था यानी कि नगरीय पंचायत व्यवस्था। ये इसी के साथ शुरू किया गया था साथियों। ये किया गया था 1 जून, ध्यान दीजिएगा 1 जून 1993 को पंचायती यानी कि नगरीय पंचायती व्यवस्था शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत हमारे 4 पार्ट रखे गए थे। आपको पता होगा पहला हो गया आपका नगर पंचायत,
3 पार्ट सॉरी, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और चौथा रखा गया था आपका नगर निगम, तीसरा रखा गया था नगर निगम। तो साथियों नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये जो पंचायत के बाद जो नगर व्यवस्था हमारे भारत में लाया गया था वह किस अनुसूची में रखा गया? हमारे 12वीं अनुसूची में। हालांकि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में बढ़ सकता है ये जो अनुसूची, ये बढ़ सकता है, बट अभी हमारे वर्तमान में अगर पूछा जाए तो टोटल अभी कितनी अनुसूची हमारी? 12 अनुसूची है साथियों। अब ये 12 अनुसूचियां मैंने आपको समझा दी हैं। 12वीं अनुसूची में क्या? हमारी नगर व्यवस्था यानी कि नगर पंचायती व्यवस्था है। नगर पंचायत में क्या क्या है साथियों? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। अब इसका एक अलग सा मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा जिसको पंचायती व्यवस्था में क्लियर करवाऊंगा। एक एक पॉइंट में आपके एग्जाम से मैं यानी कि आने वाले जो भी एग्जाम से आपके, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक बार 12 जो हमारे पास अनुसूचियां हैं, एक बार मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए साथियों, इसको आप लोगों ने हाथों में याद करना है। पहले मैंने क्या कहा? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत के अंतर्गत एक क्या है? राजधानी है भारत की, दिल्ली। तो ये किस अनुसूची में दी गई है? फर्स्ट अनुसूची में। दूसरा अनुसूची क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में जितने भी हमारे महान पुरुष है या मतलब जितने भी कर्मचारी या उच्च पदाधिकारी हैं, ये सभी को क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरी जो अनुसूची है वो क्या बोलता है कि जितने भी हमारे संविधान के अंतर्गत जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इनको क्या दिया जाएगा? शपथ दिया जाएगा। चौथा अनुसूची क्या था? मैंने बताया आपको, राज्य और केंद्र के बीच में सीटों का क्या करना? आवंटन करना यानी कि बंटवारा करना। ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। पांचवा अनुसूची क्या था? पांचवी अनुसूची में मैंने आपको बताया कि SC ST के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण इनकी जो मतलब जो इनका आरक्षण है वो इनको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। छठी अनुसूची में मैंने आपको बताया था मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, यानी कि 4 ऐसे राज्य हैं जिनको पूर्वांचल राज्य हैं जिनको हमारे अनुसूची में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 7वीं अनुसूची, जिसमें हमारे शक्तियों का, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का क्या किया गया? इसमें बंटवारा किया गया साथियों। मैंने बताया था आपको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट थे ये मेरे आपको यहां पे क्लियर करवा दिया था। 8वीं अनुसूची में मैंने बताया था कि अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषा हैं, लेकिन मूल संविधान में टोटल आपकी 8 भाषाएं थी और 6 जो यानी कि 14 भाषाएं थी और 14 भाषा में जो 8 भाषाएं हैं वो बाद में जोड़ी गई। मैंने बताया पहले एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद एक ट्रिक इसमें नमक करके नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी इनको जोड़ा गया था। उसके बाद चौथे 4 भाषाओं को 2003 में अभी मैं आपको संशोधन पढ़ाऊंगा तो इसमें क्लियर करवाऊंगा। तो इसमें टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं क्या कर रखी हैं? क्लियर कर रखी हैं भारतीय संविधान में। 9वीं अनुसूची में 368 संविधान संशोधन यानी कि 368 अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान को क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। और मैंने फिर आपको बताया था कि 10 अनुसूची के अंतर्गत भारत में दल बदल का कानून बनाया गया था। यह भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगरीय व्यवस्था, ये दोनों पॉइंट मैंने अभी आपको यहां पे समझा दिया। तो साथियों कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो यहां पे क्लियर करते हुए लेके देते रहूं। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां पे आपको लगता है कि यहां पे पॉइंट छूट गया या फिर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उस पॉइंट को हम यहां पे क्या कर सकें? क्लियर करा सके। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आगामी जितने भी एग्जाम्स है उसमें आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन रखिएगा, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन बहुत है, लेकिन नौकरी या फिर हम सिलेक्शन कह सकते हैं साथियों की सिलेक्शन वही बंदा निकाल सकता है जो रात दिन यानी कि मेहनत कर रहा है और अपने गोल के प्रति बिल्कुल सजग है और उसी के साथ अपनी क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। तो साथियों आज का वीडियो यहां पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।